नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे क्रिमिनल बैकग्राउंड के प्रत्याशियों के बारे में, जिसे राजनीतिक दल टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं। ऐसे में चुनाव क्रिमिनल बैकग्राउंड के प्रत्याशी उतारने वाले राजनीतिक दलों पर चुनाव आयोग सख्त हुआ है। आज हम 2024 लोकसभा चुनाव से पहले हुए चुनाव में उतारे गए क्रिमिनल बैकग्राउंड के प्रत्याशियों की चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले प्रत्याशी राजनीतिक दलों की पसंद क्यों है। तो आइए शुरू करते हैं नेताजी बाहुबली। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के अनुसार पॉलिटिकल पार्टी को बताना होगा कि अगर उन्होंने क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट को खड़ा किया है तो ऐसा क्यों किया है, उन्हें साफ छवि का उम्मीदवार क्यों नहीं मिला। उम्मीदवार को भी अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी अखबारों में छपवानी पड़ेगी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस सारी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। वैसे तो जो इलेक्शन कमीशन है इस सारी प्रक्रिया को पालन कराने के लिए सख्त है, लेकिन जो भी स्थितियां आएंगी उससे सामना करना पड़ेगा। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ने जब 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा की, उनमें क्रिमिनल बैकग्राउंड के प्रत्याशियों के बारे में क्या कुछ कहा और राजनीतिक दलों के लिए क्या कुछ कहा, आइए पहले सुनते हैं। किसी भी कैंडिडेट का उसको 3 बार न्यूज़पेपर्स में देना पड़ेगा, टीवी में देना पड़ेगा। अब पॉलिटिकल पार्टी को भी ये बताना पड़ेगा कि आपको उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्रिमिनल कैंडिडेट बैकग्राउंड के खड़ा करना पड़ा, तो बाकी क्यों नहीं मिला। आप बताइए, व्हाट इज द बेसिस ऑफ। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि राजीव कुमार जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उन्होंने ये कहा कि अब जो भी राजनीतिक दल क्रिमिनल बैकग्राउंड के प्रत्याशियों को उतारेंगे, यानी कि कहा जा सकता है कि बाहुबली प्रत्याशियों को उतारेंगे, उन्हें ये जवाब देना होगा कि आखिर उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को क्यों उतारा और स्वच्छ छवि के प्रत्याशी आपको क्यों नहीं मिले। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के प्रत्याशी होंगे उन्हें अपने आपराधिक छवि के बारे में बताना होगा और अखबारों में कम से कम 3 अखबारों में प्रकाशित कराना होगा। ये बातें उन्होंने कही हैं राजीव कुमार ने। आइए, ये बातें उनको क्यों कहनी पड़ी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ये बातें उनको कहनी क्यों पड़ी, क्योंकि इससे पहले के जो भी चुनाव हुए थे उसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड के प्रत्याशियों की जो है अधिकता देखी गई है। आइए हम ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि कब कब कितने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी जो हैं इनको रखा गया है। ये आप देख सकते हैं इस 2009 के लोकसभा चुनाव की अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 15% आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी यहाँ पर उतारे गए थे और इसमें 8% गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी थे। 2009 की अगर जो हम बात करें तो अब 2014 की बात करें तो इसमें 2014 की अगर जो हम बात करें दूसरे ग्राफिक्स की, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 17% आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशी यहाँ पर उतारे गए और 11% गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशी यहाँ पर उतारे गए हैं। आप देख सकते हैं इस चार्ट में भी देख सकते हैं कि किस तरह से 17% आपराधिक पृष्ठभूमि के यहाँ पर प्रत्याशी हैं और 11% गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशी यहाँ पर उतारे गए हैं, जो कि 2009 के लोकसभा चुनाव से कुछ ज्यादा है। 15% और 17%, यहाँ 8% और 11%, यानी कि बढ़े हैं। प्रत्याशियों की संख्या जो अपराधी प्रवृत्ति के प्रत्याशी हैं इनकी संख्या बढ़ी है 2014 के लोकसभा चुनाव में। अब 2019 के लोकसभा चुनाव की ओर दृष्टि डालते हैं तीसरे ग्राफिक्स की ओर कि यहाँ पर 2019 के लोकसभा चुनाव की तरफ दृष्टि डालते हैं तो 19% आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, यानी कि पिछली लोकसभा चुनाव में। और गंभीर किस्म के जो यहाँ पर मामले दर्ज थे आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशी वो 13%, यानी कि लगातार इनकी प्रतिशत बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को
मुख्य निर्वाचन आयुक्त को यह बातें कहनी पड़ी कि आपराधिक राजनीतिक दलों से भी यह पूछा जाएगा कि आखिर आपको स्वच्छ छवि के प्रत्याशी क्यों नहीं मिले। इसका जवाब राजनीतिक दलों को देना पड़ेगा। इस तरह से आपराधिक पृष्ठभूमि के जो प्रत्याशी हैं इनको उतारा गया है। अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि 2019 अब हम 2019 लोकसभा चुनाव में आपराधिक प्रवृत्ति के कितने प्रतिशत प्रत्याशी जीतकर सदन पहुंचे। आइए हम आपको बताते हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 2019 लोकसभा चुनाव में आपराधिक प्रवृत्ति के करीब 43% सांसद आपराधिक प्रवृत्ति के सदन में चुन कर गए थे। ग्राफिक्स के माध्यम से हम इसे देखते हैं। एडीआर की रिपोर्ट है, ये हम देखेंगे। ये चौथे ग्राफिक्स हम आपको दिखा रहे हैं। अगर फुल स्क्रीन आप इसे दिखाएं तो बहुत अच्छा होगा। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जो आपराधिक रिकॉर्डधारी जो सांसद हैं उनके बारे में हम मौखिक रूप से हम ये बता दें कि बीजेपी ने 116 सांसदों को मैदान में उतारा था। 39% जो सांसद हैं, 39% सांसद ये जो हैं उतारे गए थे, जीत करके आए थे। 116 सांसद बीजेपी के, कांग्रेस के 29 सांसद और जेडीयू के 13 सांसद, डीएमके के 10 जो सांसद हैं और टीएमसी के 9 सांसद जीत करके आपराधिक प्रवृत्ति वाले हम बता रहे हैं। तो आपराधिक प्रवृत्ति के ये जीत करके गए थे। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपको हम बता दें, परिचय करा दें। प्रदीप भटनागर जी बीजेपी प्रवक्ता, भरत सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस और के विश्वदेव राव राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो ग्राफिक्स चल रहे हैं आचार संहिता से, ये ग्राफिक्स ना चलाइए और हम अपने मेहमानों से अब चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं उन आपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्याशियों की जिनकी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। अगर 2019 की बात करें तो ग्राफिक्स के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशी 2009 में 15%, 2014 के लोकसभा चुनाव में 17% और 2019 के लोकसभा चुनाव में 19% ये आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशी उतारे गए थे। और आज निर्वाचन आयोग को यह कहना पड़ रहा है कि अब राजनीतिक दलों को यह जवाब भी देना होगा कि आपको स्वच्छ छवि के प्रत्याशी क्यों नहीं मिले, आखिर किस मजबूरी में आपने इन प्रत्याशियों को उतारा। बीजेपी से प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ हैं। सत्ता में आपकी पार्टी है, केंद्र में आपकी सरकार है। सबसे पहला सवाल आपसे कि अगर 17वीं लोकसभा की हम बात करें तो 116 सांसद चुन करके आपराधिक प्रवृत्ति के सदन में पहुंचे थे। टिकट आपने ही दिया होगा, ऐसी क्या मजबूरी थी? बिल्कुल खुशवा जी, देखिए जो निर्वाचन आयोग ने नियम कानून अच्छे बनाए हैं उसमें फॉलो भी होना चाहिए, सब पार्टियों को करना भी चाहिए और मैं उसका समर्थन भी करता हूं। अब आपने जैसे बात करी कि 116 प्रत्याशी जो आपराधिक परिवर्तन के थे, तो अपराधों पे भी थोड़ा सा विषय रहता है कि अपराध क्या था। अगर अपराधी की बात होगी, हर आदमी अपराधी है।
अब आप ये भी देखिए कि अपराधी होने के बावजूद भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनके वो लोकसभा में जा रहे हैं। जनता के बीच में क्या अपराध करा, क्या नहीं करा, तो अपराधी विभिन्न प्रकार के होते हैं। यहाँ से तो बहुत कुछ आप एलिगेशन लगा अपराधों की, तो एक गणना है क्या अपराध करा है। और बाकी जो निर्वाचन आयोग ने चीजें नियम और कायदे बनाए हैं उसमें कोई दोहराई नहीं, सही बनाए हैं और जवाब देना भी चाहिए कोई पार्टियां हो। मैं इसका समर्थन करता भी हूं इस समय। मगर कुछ इतने लोकप्रिय सांसद होते हैं कि कई बार के जीतते हो, उसमें क्या करेंगे हम आप। और पार्टी से बहुत लंबे टाइम पे कुछ आपराधिक मामले अगर आप कहें तो कुछ जनता के बीच में लगे होते हैं, कुछ पार्टी के धरने प्रदर्शन में उन पर एलिगेशन लगे होते हैं। तो ये सब तो चीजें राजनीति में चलती रहती है, मगर अपराध को देखना भी जरूरी है कि गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों को भी उतारा गया है। तो गंभीर से समझ सकते हैं कि ये सामान्य चीज नहीं होगा, जरूर कुछ न कुछ ऐसे अपराध होंगे जो गंभीर किस्म के माने जाते हैं। अगर 2009 की बात करें तो 8% उम्मीदवार पार्टियों ने उतारे थे। एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, सभी पार्टियों को मिलाकर के ये बात कर रहा हूं मैं। साथ ही साथ अगर जो 14 की बात करें तो 11% और 19 की बात करें तो 13%। घट नहीं रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो चिंता की तो बात है। बिल्कुल कुशवा जी, चिंता की बात को तो यह है कि आपको बिल्कुल चिंता वाजिब है और अच्छे लोग आने चाहिए। और पारदर्शिता के लिए निर्वाचन आयोग ने हर बार नई चीजें और नए नियम निकाले हैं और चीज को सुधारने के लिए। सबसे बड़ी पार्टी की समस्या क्या है कि पार्टी को और पार्टी थोड़ा सा चीजों को ये भी देखती है कि भाई इस पे एलिगेशन तो है और ये सीट निकालने में कितना सक्षम है, उसकी चीजों को ध्यान जाता है। अन्य कितनी पार्टी और वो टिकट एक बन जाती है, मतलब मजबूरी की। भाई देखिए ये लोकसभा सीट को निकालना है, आपराधिक मामले के अलावा भी ये यहाँ का जनप्रतिनिधि बहुत लोकप्रिय है और ये सीट का दावेदार भी है और निकाल के कई बार आया भी है। तो बहुत सारे एक्सक्यूज ऐसे होते हैं कि कुछ मजबूरियां बन जाती हैं। अब आप उदाहरण के तौर पर अगर आप लेटेस्ट बताओ, मैं थोड़ा सा, मैं नहीं दूर जाना चाहता। अब देखिए एक शख्स जेल के अंदर है, फिर भी उसे राज्यसभा सांसद बनाया जाता है। तो बड़ी चीजें हैं कि लोगों को समझनी चाहिए। भाई क्या पार्टी को दिखाई नहीं दिया, कोई जो जेल के अंदर है और फ्रॉड के मामले में है और आज उसे राज्यसभा से आप गोपनीयता की शपथ दिला रहे हैं। और भी बहुत सारे हैं कि जमानत पे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव भी लड़े और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हुए, जमानत पे भी है, मगर फिर भी सांसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जनता का। चलिए, और वो लोग कर रहे हैं जो पार्टी के खुद मुखिया है। आपने एक बात बहुत मार्के की है कि कुछ मजबूरी है, क्योंकि वो जो प्रत्याशी है उस क्षेत्र में लोकप्रिय है जनता के बीच, तो इसलिए मजबूरी हो जाती है राजनीतिक दलों की कि उसे टिकट दे दिया जाए, वो लड़े। ये राजनीतिक दलों की मजबूरी है। लेकिन मगर ये भी तो है कि अगर इतना ही लोकप्रिय है तो निर्दल जीत के लड़के आ जाए, उसके बाद आप पार्टी में शामिल कर लीजिए, ये भी तो हो सकता है। आप अपनी पार्टी के मेंबर्स ऑफ सांसद कैसे बढ़ाएंगे फिर? वो भी तो चीजें हैं। नहीं, ठीक है, बढ़ाने के लिए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दिया जाता है, ये राजनीतिक मजबूरी है। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, भरत सिंह जी, आपकी क्या मजबूरी है, कांग्रेस की क्या मजबूरी है? क्या वही मजबूरी आपकी भी है? देखिए, मजबूरी की बात नहीं है यहाँ पे। भटनागर जी तो बड़ी सफाई से कह रहे हैं कि कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, और मैं कहता हूं ऐसी कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए। राजनीति में अच्छे पढ़े लिखे स्वच्छ लोग आने चाहिए, और इसी वजह से कांग्रेस पार्टी इस बार जितने भी कैंडिडेट देख रही है और दे रही है वो सभी बेदागियों को दे रही है। और भाजपा जितने कैंडिडेट दे रही है, तो पिछले 2019 में 39% आपने किया था, इस पर 63% पहुंचने वाले हैं। अभी इनकी जितनी सीट डिक्लेयर हुई है उसमें से अभी से 10% जो है वो दागी उम्मीदवार हैं। और ये दागी की बात कहते हैं, गंभीर आरोप कह रहे हैं कि नहीं जो है धरना प्रदर्शन, ये गंभीर में नहीं आता है और इसका तो कहीं जिक्र भी नहीं होता है। चुनाव आयोग अगर इस पे सख्त हो रहा है, अगर संज्ञान ले रहा है, तो समझिए गंभीर मुद्दा है। अब देश में पढ़े लिखे नौजवान आ गए हैं
और लोग जानते हैं इस समय मीडिया जो है वो बहुत ही चपल है, पल पल की खबर जनता तक पहुंचती है। तो ऐसी मजबूरी कोई भी पार्टी हो, चाहे हमारी पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, उसके सामने ये नहीं होना चाहिए कि सीट जीतने के लिए ऐसे दागी व्यक्तियों को टिकट दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर जो हम आंकड़े देखें 2019 के, तो कांग्रेस के 29 सांसद, जो 29 सांसद हैं, ये जी अपराधी प्रवृत्ति के हैं। ये दिखाता है जी, ये दिखाता है जी। लेकिन मैं फिर आपको कहूंगा कि इसमें 2-4 सांसदों को छोड़ के बाकी के ऊपर कोई गंभीर आरोप नहीं है। 29 और आप देखिए 116, बहुत अंतर है जी। नहीं तो सीटों में भी अंतर है ना, जाएंगे, सीटों में भी अंतर है। सीट ठीक है, हमारे थे ना, आप पूरे जितने हमने सांसद लड़ाए थे जी, उन सभी सांसदों का राहुल गांधी पे भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। कितने गंभीर आरोप राहुल गांधी भी चुनाव लड़ रहे हैं ना। बताइए मुझे देवेंद्र जी जी, कि इनके पास जिसने अभी अशोक चौहान जी को इन्होंने लिया, राज्यसभा आपने भेजा उनको, क्या उनके ऊपर आरोप नहीं है? क्या आदर्श घोटाले का, क्या आदर्श घोटाले के ऊपर केस नहीं चला है? गंभीर आरोप नहीं है? अगर ये गंभीर आरोप नहीं होता तो आपके तो मैं भी तो भरत जी वही कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी आपराधिक मामले दर्ज है, उनपे FIR दर्ज है, सोनिया गांधी पे भी FIR दर्ज है, आपराधिक मामले हैं, ऊपर आरोप लगे हुए हैं। चिदम्बरम साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं, आपराधिक मामले दर्ज है, दिग्विजय सिंह में भी आपराधिक मामले दर्ज है। 1000 करोड़ का आरोप लगाते हैं, तो उसको बताइए ना, कांग्रेस के सारे मुखिया आपराधिक मामले दर्ज, सब पे इनके यहाँ पे चले कौन बचा हुआ है? चाहे अशोक गहलोत हो, सब पे आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो ये बचने का थोड़ा सा अपने गृहवान में देखिए कि 4 उंगली आपकी तरफ मुड़ रही है, अब मुझे आपराधिक मामले के बारे में नहीं बताएंगे। इसी वजह से प्रदीप जी ये कह रहे हैं कि नहीं, ये बताइए, ठीक है कुछ मजबूरियां होती है, देना पड़ता है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री ये 400 का सगुफा दिखा रहे थे, उत्तराखंड तो 150 पार नहीं होने वाले हैं। मामला दर्ज है, 150 छत्तीसगढ़ में भी मामला दर्ज है। वो पार्टी कह रही है हम 400 पार करेंगे। देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सारे भ्रष्टाचारियों को लेके, और ये कहते हैं कि पारदर्शी सरकार, हमारी पारदर्शी सरकार है, शीशे की तरह इस तरफ से उस तरफ दिखता है। जरूर दिखता है देवेंद्र भाई, शीशे में के सामने खड़ा कर दो तो यह दागी इस पार भी दिखता है, वो दागी उस पार भी दिखता है। क्या अशोक चौहान जी के जाने से उनके दाग मिट जाएंगे? क्या नारायण राणे के ले लेने से उनके दाग मिट जाएंगे? क्या हेमंत बिश्व शर्मा के दाग मिट जाएंगे? क्या ये सारे दागी रहेंगे जब तक इनका केस फाइनल नहीं होता है। अरे कांग्रेस के भी तो नाम लीजिए। चलिए, अरे कांग्रेस में कितने दागी है? सारा दागी कांग्रेस है, डूबा पड़ा काले दागों से। सारे दागी कोई नाम नहीं है कांग्रेस में, नेता तो वो भी है, जनप्रतिनिधि वो भी है, उनमें नाम नहीं है कोई भी। बड़े छाट छाट के नाम निकालते हैं, जैसे मीठे अंगूर निकाल रहे हो। अरे मीठे अंगूर खाने का बड़ा शौक है भरत जी। अरे बड़े मीठे मीठे नाम निकाल रहे हो, जो आपकी पार्टी का नेतृत्व करे उनका नाम कौन लेगा? बड़े नाम सोच के अंगूर और सेब मीठे मीठे निकाल रहे हो, शर्म करो थोड़ी बहुत यार। आपका गांधी परिवार खुद ही सारा मुखिया आपका खुद अपराध में डूबा हुआ है, फिर भी छाट छाट के बोल रहे हैं। अरे भाई आपके मुखिया का नाम कौन लेगा? आपके सारे मुख्यमंत्री जितने भी है सारे वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। ये तो आपके साथी सारे भ्रष्टाचार में डूबे। चलिए हम आएंगे हम आप लोगों के पास आएंगे, उनके नाम नहीं है आपके पास। झारखंड का लगा लेते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री लगा लेते हैं, अशोक गहलोत लगा लेते हैं, उनके बेटे लगा लेते हैं। जी थोड़ी सी धैर्य रखिए, नाम नहीं है आपके पास। जी हमारे राजनीतिक विश्लेषक के विश्वदेव राय, ठीक है भरत जी, भरत जी हम आएंगे आपके पास। प्रताप सरनाई कौन है? भरत जी मीठे अंगूर खाने का शौक है। ठीक है। हमारे साथ हमारे राजनीतिक विश्लेषक के विश्वदेव राय जी जुड़े हुए हैं। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने जो आंकड़े दिखाए उनमें लगातार एक के बाद एक करके ये जो सारी चीज़ें हैं 2009, 2014, 2019 में आपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्याशियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गंभीर आपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्याशियों की भी संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि भटनागर जी ने, आपने सुना होगा कि भटनागर जी ने सीधे कह दिया कि हाँ कुछ राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन हमारे भरत जी ने ये बात कही कि हम स्वच्छ छवि के ही उम्मीदवार उतार रहे हैं मैदान में। क्या लगता है कि आखिर वास्तव में क्या राजनीतिक मजबूरी है इन लोगों की? क्या राजनीतिक मजबूरी के चलते
किसी आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को सिरमौर बना दिया जाएगा, उनको प्रतिनिधित्व दे दिया जाएगा। जी देवेंद्र जी, ये दोनों लोग जो बात कर रहे हैं प्रवक्ता साहब, ये बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं कि हमारे पास तो मजबूरी है, हम क्या करें। ये स्थितियां बड़ी गंभीर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार टिप्पणियां करी हैं कि राजनीतिक लोगों को जिनके ऊपर गंभीर मुकदमे हैं उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए। इसके ऊपर कई कोर्ट केस भी हुए हैं। 1983 में एक वोरा कमेटी बनी थी जिसने अपनी बातें रखी थी कि किस तरह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कम किया जाए। लॉ कमीशन ने अपनी 244वीं रपट में एक बात कही थी कि जिन व्यक्तियों के ऊपर गंभीर मुकदमे हैं, जिनकी सजा 5 साल से ऊपर है, उनको चुनाव ना लड़ने दिया जाए, उनके ऊपर स्ट्रिक्चर करे जाए। हुआ क्या, 2 साल की सजा जिसके ऊपर है हो गई, उसको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। ताजा उदाहरण राहुल गांधी जी का देख लीजिए, या एक इधर धनंजय सिंह और इन सब लोगों का देख लीजिए। ये इन लोगों के साथ क्या होता है, 2 साल की सजा हुई, चले गए हाई कोर्ट से स्टे। ये कानूनी चीजें हैं, प्रक्रिया है, इसका कहीं ना कहीं एक रोक होनी पड़ेगी। आने वाले समय में जनता को सिर्फ बताने भर से कुछ नहीं होगा। 2017 में एक प्रावधान लाई थी सरकार कि 12 स्पेशल की थी जिसमें एमपीएस के मुकदमे चलेंगे। वो भी इतनी कारगर नहीं हुई कि उसका कारण क्या हुआ कि कहीं ना कहीं वो डिलेइंग टैक्टिक्स, जो तारीख पे तारीख वाली बात हम लोग सुनते आते हैं कोर्ट के विषय में, वो कहीं ना कहीं सच साबित हो जाती है। अब आप एक छोटा सा मामला ले लीजिए। अभी उत्तर प्रदेश का एक जौनपुर में से एक सांसद रहे थे, आपराधिक मुकदमे थे, 7 साल से वो उनके ऊपर मुकदमा था कि उन्होंने धमकाया, मारपीट करी। 7 साल बाद आज उनको सजा हुई है। ये 7 साल बहुत लंबा समय हो जाता है देवेंद्र जी। तत्काल 12 महीने 24 महीने के अंदर कोर्ट को निस्तारण करना चाहिए ऐसे गंभीर मुकदमों का। उसके अलावा देवेंद्र जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक अपने अंदर से पार्टियों को सोचना पड़ेगा कि जो इलेक्शन कमीशन ने बिहार में किया, पीएन शेषन साहब थे, जीवीजी कृष्णमूर्ति साहब थे, इन लोगों ने बिहार में कैसे चुनाव में आपराधिक हिंसा, जिस समय नाम तो क्या लूं, सभी को मालूम है क्या होता था बिहार में। बूथ के बैलेट बॉक्स गायब कर दिए जाते थे, ये हालत थी। उससे हम लोग उभर के यहाँ तक आए। मुझे लगता है और गंभीर कदम होने चाहिए इस विषय में। सरकारों को गंभीरता से करना, इस विषय में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अपराधी अगर चुनाव का बहाना लेके कि वोट मुझे मिल जाता है, मेरी रॉबिन हुड की छवि है, इनका फायदा क्या होता है इन अपराधियों का, ये रॉबिन हुड की छवि कर देते हैं, अपने क्षेत्र में विकास करवा देंगे। जो अकूत धन संपदा इनके पास आ गई है उससे जनता, भोली जनता जो है इनका देखती नहीं है और वोट कर देती है। उसको ये नहीं मालूम, जैसे मुख्तार अंसारी का एग्जाम्पल ले लीजिए। मुख्तार अंसारी कैसे जीतता है चुनाव, जी ये विश्लेषण करना चाहिए लोगों को और गंभीरता से इस विषय में सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल। प्रदीप भटनागर जी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन हम बहुत देर से हम के विश्वदेव राय जी के पास नहीं जा पाए थे, इसलिए वहां चले गए। जी नहीं, बिल्कुल देखिए, सलाहकार है, उनका होना भी चाहिए। जी देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, कुशवाहा साहब के जो ढपली बजाते हैं वो औरों की ढपली बजाते हैं, और ढपली के जो राग है वो ये नहीं सुनाते कि सुप्रीम को अगर सर्वोच्च न्यायालय ने या निर्वाचन आयोग ने कहा तो उनको फॉलो करना चाहिए। जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, जो मुखिया मालिक बने हुए हैं, जितनी पार्टियों के मालिक है सारे के साथ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और भ्रष्टाचारी खुद भी है और भ्रष्टाचारी खुद भी। तो यहाँ कम से कम भारतीय जनता पार्टी में जो मुखिया है, जो नेतृत्व कर रहे हैं, कम से कम वो तो पदायाफ्ता नहीं है, एफआईआर या कंप्लेंटों में दर्ज तो नहीं है। और यहाँ तो मुखिया ही कंप्लेंटों में दर्ज है। आप जितनी पार्टियां अलायंस इंडिया बना हुआ है, डॉट जो बना, सबके डॉट लगे हुए हैं, तो उसमें इस विषय में ना देखिए ना, उसमें कोई आप रोशनी डालते हैं
चाहे कांग्रेस को ले लीजिए, उनके मुखिया या उनके जो नेतृत्व करते हैं सारे के सारे आप चाहे राष्ट्रीय जनता दल ले लीजिए, आप चाहे आम आदमी पार्टी ले लीजिए, आप किससे बचेंगे? आप जितने एलायंस साउथ के सब पे एफआईआर दर्ज है, कौन बचा हुआ है? अब झारखंड के हैं चाहे कहीं के भी, सबके सब कोई ईडी में, कोई सीबीआई में, कोई एनआईए कहीं ना कहीं लगा हुआ है ना, कहीं ना कहीं। तो इस विषय में आप क्यों नहीं रोशनी डालते? बड़ा अंगूर की तरह तोड़ तोड़ के भरत जी मीठे मीठे खा रहे थे। महाराष्ट्र में चले जाइए, महाराष्ट्र में जो उद्धव राज जी हैं ठाकरे साहब, क्या उनके बेटे नहीं फंसे हुए क्या? अरे गिनती से मोटे मीठे अंकुर भैया जिन पे आपराधिक मामले दर्ज हैं वो तो जा ही रहे, मगर आप ये देखिए कि आप तो उनको टिकट दे रहे हैं, आप उनको उनके आप पक्षधर खड़े हैं, आप उनके। आप खुद बताइए कि एक सूबे का मुख्यमंत्री शराब घोटाले में जो युवाओं को मारने का सीधा काम किया, शराब पिला गया, जो उसके साथ खड़े हैं और इनके सांसद उसके विरोध में खड़े हैं, तो आप हैं कहाँ? तो कम से कम अपना स्टैंड, मैं तो स्टैंड क्लियर करके कुशवाहा जी बातें बोली तो सही, और हर मजबूरी हर चीज बताई भी मैंने, और स्पष्ट बोलता हूं मैं तो बोलना है। और इतना कांग्रेस को बोलना चाहिए ना कि भैया तुम तो सफेद पुताई तो कर रहे हो, मगर सफेद पुताई में नील मिला हुआ है, वो सफेदी पूरी नहीं आ रही है, तो रिन साबुन से कपड़े में धोइए अपने आप। अरे आप तो 60-65 साल से दागी हैं, आप तो जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक दागी हैं आप तो। बताओ आप पे कौन सा दाग नहीं है? आप पे तो पूरी कांग्रेस में दाग ही दाग है, बेचारे छूट नहीं रहे। तो बाल काले करने का हिजाब होता है, वो कपड़ों पे पड़ जाए ना तो वो कभी छूटता नहीं है। चलिए भरत जी, कांग्रेस का वो हाल है जी। भरत जी तो भरत जी बेचारे बोलेंगे, बीच में क्यों नहीं बोलेंगे? थोड़े होपलेस हैं क्योंकि बड़े नाम ले लेके, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के नाम लेके, इनके नाम लेके, कुशवाहा जी का नाम लेके, असम के मुख्यमंत्री का नाम, अरे भाई अरे तुम्हारे साथ तो थे वो भ्रष्टाचारी, अब भ्रष्टाचार क्यों नहीं कर रहे? अब उनके नाम क्यों नहीं आ रहे? अब वो कौन सा पैसा खा रहे हैं? अभी सरकार चला रहे, मुख्यमंत्री बने, वो मुख्यमंत्री बने, बताओ ना उन पे कौन सा भ्रष्टाचार आ रहा है? अब आपके कार्यकाल में भ्रष्टाचार क्यों था? अरे भैया महाराष्ट्र में आपकी सरकार थी, आपने तो, आपका तो गृह मंत्री भ्रष्टाचारी था, अभी तो और भ्रष्टाचारी के साथ आपको तो जो कमिश्नर ऑफ पुलिस वो भ्रष्टाचारी था। आप कहाँ से कहाँ तक कैसे करोगे? कोयला आप खा गए, स्टाम्प पेपर आप खा गए, बिजली आप खा गए, आपने क्या नहीं खाया? सब कुछ तो खाया आपने, कौन सा घोटाला नहीं करा आपने? गरीब घोटाला लगा लो, अमीर घोटाला लगा लो, रईस घोटाला लगा लो। अरे यहाँ तक देखिए कुशवाहा जी ये कह रहे हैं कि हमारे जो है अकाउंट फ्रीज कर दिए, ये बेचारे ये जो है लोगों से दान दक्षिणा लेना चाहते हैं। ये कांग्रेस के पंडित, जितने ब्राह्मण पंडित बैठे कांग्रेस के, मगर टैक्स जमा नहीं करेंगे। जमा नहीं देंगे। अब भैया आप टैक्स जमा कीजिए ना, आप सरकार को इल्जाम देने वाले हो। कुशवाहा जी आपके चिल्लाने से क्या होगा? भरत जी चिल्लाते रहो, चिल्लाते रहो, उससे क्या होगा? दागे तो हो ही, आप चिल्लाते रहो, उससे क्या होगा? दाग मिट जाएंगे आपके, दाग मिट जाएंगे आपके, दाग नहीं मिटने वाले। ये जनता देख रही है कि भरत सिंह अपने कांग्रेस को बचाने के लिए, छुपाने के लिए रेगुलर बीजेपी की आवाज लगा रहे हैं कि बीजेपी वाले बोले ना। कहता हूँ आपकी गंदी आदत है कांग्रेसियों की पीछे बोलने की, गंदी आदत है, अपनी बारी में बोलते नहीं है क्योंकि आपका टॉपिक नहीं होता बोलने के लिए, इधर उधर भग जाते हैं, नई चीज आप बोल नहीं पाते, आप लोग आपको पुरानी बोलने आती है चीज को। आज भ्रष्टाचार क्यों नहीं हो रहा? आज भी तो ब्रिज पुल बन रहे हैं, आज भी तो कोयला खदान में से निकल रहा है, आज भी तो बिजली बन रही है, आज क्या काम नहीं हो रहा? आज भ्रष्टाचार की खबरें क्यों नहीं आ रही है? बाहुबली नेता सवाल यही है कि कांग्रेस के जब मुखिया भ्रष्टाचार में डूबे हो तो बेचारे एक्सप्लेन तो करेंगे ना बैठ के, और वही काम करे भरत जी। अरे भरत जी बचा लो, आपको बैठ के बचा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सच्चाई बोलने से छुपा मत करो। कुशवाहा जी चुप रहिए प्लीज। चलिए बोले जा रहे, चलिए ठीक है। के विश्वदेव राय बोले नहीं दे रहे जी, के विश्वदेव राय जी के पास जाना चाहेंगे। राव साहब सवाल यहाँ पर ये है कि अभी भटनागर जी ने कहा कि कम से कम हमारे मुखिया तो पाक साफ हैं, तो सिर्फ मुखिया पाक कहाँ साफ है? देवेंद्र भाई कहाँ साफ है? पहले क्लियर करिए जी, क्या इनके गृह मंत्री जेल गए कि नहीं? क्या इनके मंत्री? भाई तुम्हारे मुखिया तो जमानत पे, जब गृह राहुल गांधी बेचारा जमानत पे, जेल जाएगा, सोनिया जमानत पे, बेचारे चुनाव नहीं लड़ रहे डर के मारे, इस बार के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बेचारे वो पूछताछ हो रही है 8-10 घंटे बैठे हैं, वो तो समीकरण किस चीज की पूछताछ हो रही है बताइए ना? मुखिया ही, इनका गृह मंत्री जब जेल चुप भाग रहे हो? सीधा सीधा बोलिए ना। समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है। के विश्वदेव राय जी, वास्तव में अब राजनीतिक दलों को क्या करना चाहिए? चुनाव आयोग तो कह चुका है, लेकिन वास्तव में आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए? व्यवहारिक तो बहुत हो गया,
अपराधियों की संख्या बढ़ती जा रही है, आपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्याशियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो वास्तव में लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। करना क्या चाहिए? देवेंद्र भाई, इसमें बहुत सटीक सी बात है, जो लॉ कमीशन भी कह चुका है कि आप उन मामलों में जिनमें 5 साल से ऊपर की सजा है या 5 साल तक की सजा है, वो उसमें अगर चार्जेस फ्रेम हो गए हैं किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ नामांकन के 1 साल पहले, बहुत क्लियर है वर्डिंग उसकी, तो उसको चुनाव नहीं लड़ने दे। पार्टियों को देखना चाहिए, ऐसे कैंडिडेट को स्क्रूटनाइज करना चाहिए। भाजपा कांग्रेस क्योंकि प्रमुख पार्टियां हैं देश की, उनको स्वयं अंतर्मन से सोचना चाहिए और निर्णय करना चाहिए। एक छोटी सी बात देव भाई इसमें जोड़ दूं, 36% राज्यसभा के लोग आपराधिक मुकदमे में हैं। राज्यसभा सबसे उच्च सदन है देश का, वहां पर अगर ऐसा आप छवि बना के भेजते हैं, देश में क्या जाएगा, जवाब क्या जाएगा, क्या दिखाना चाहते हैं वहां पर? कम से कम कहीं तो एक खूंटी गाड़िए, यहां से नहीं गिरेंगे। जी मजबूरी है। उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात कही गई है लॉ कमीशन वाले में कि ब्लैक मनी रोकना है। अब आप समझिए 1950 में नेहरू कैबिनेट में एक मामला उठा था, जो सबसे पहला मामला कहा जाता है फाइनेंशियल क्राइम का, मुंद्रा केस है। उसमें उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर को ने इस्तीफा दे दिया था। क्यों नहीं आज ये चलन आता है, उसके बाद से क्यों नहीं आया? क्यों नहीं मंत्री सामने से आके बोलते हैं नहीं मेरी गलती है, मैं ऐसे लोगों के क्रिमिनल्स का नेक्सस तोड़ना चाहूं। ये एक प्रेसिडेंट जिसे कहते हैं हम लोग, वो सेट करना बहुत जरूरी है। मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं किया है, कांग्रेस वालों ने भी किया है, लेकिन उसको और पुरजोर तरीके से आने वाले समय में हमें स्थापित करना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन को खास तौर पे अपने एक निर्णय सख्ती से लेना पड़ेगा कि भारी लॉ कमीशन की रिपोर्ट है, इस पे हम अमल कर रहे हैं और हम इस हिसाब से ही काम करेंगे। जी बिल्कुल, तभी कुछ बेहतर हो पाएगा आने वाले समय। देवेंद्र बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जरूर, और कुछ जो राजनीतिक दल हैं उन्हें अपने अंदर आत्ममंथन भी करना होगा कि वास्तव में हम भारतीय राजनीति को किस तरफ ले जा रहे हैं। समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इस चर्चा को और आगे नहीं बढ़ा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा सकता है कि राजनीति में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की सहभागिता बढ़ती जा रही है। इसके लिए राजनीतिक दल भी जिम्मेदार है। हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब राजनीतिक दलों को भी जवाबदेह बनाया जाएगा कि क्यों आपको आपराधिक प्रवृत्ति के प्रत्याशियों को टिकट देना। लेकिन सिर्फ नियम बना देने से और नियम सख्त कर देने से काम नहीं होने वाला। कुछ अपनी जिम्मेदारियां हैं। राजनीतिक दलों को सिर्फ अपनी जीत हार की तरफ ही नहीं सोचिए, बशर्ते कि यह राजनीति, भारतीय राजनीति, भारत का लोकतंत्र किस तरफ जाता है, इसके तरफ भी आपको सोचना होगा। और अपने अंतर्मन से यह पूछना होगा कि अगर जो आज हम आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को टिकट देते हैं, राजनीति में लाते हैं, उन्हें जिताते हैं, तो आने वाला भविष्य कैसा हो, यह मंथन तो जरूर करना चाहिए। हालांकि अभी टिकट वितरण हो रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव के, इससे पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियों को जरूर सोचना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।